Good morning. Myself, Dr. Pintu Kumar. I'm Assistant Professor at फिजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार। आज मैं आप लोगों को बातें कर रहा हूँ प्लेजरिज्म, इश्यूज एंड चैलेंजेस। सभी शोधार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आज एक बड़ा समस्या है, चुनौतियां भी हैं और इसके बहुत से इश्यूज भी हैं। आमतौर पर जब हमसे हमारे शोधार्थी हमसे वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करते हैं, और बहुत से विद्यार्थी जो पीजी का डिसर्टेशन लिख रहे हैं, एमफिल का, उनका इस मामले में बहुत कम जानकारी होना या एट ए टाइम बहुत जब थीसिस सबमिशन के समय में उनको जो समस्या होती है उसको लेकर वो बहुत परेशान होते हैं। मैं लंबे दो तीन तीन सालों तक एंटी प्लेजरिज्म सेल मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का प्लेजरिज्म इंचार्ज रहा हूँ और उस दरमियान में मैं मैं मगध यूनिवर्सिटी में फाउंडर मेंबर्स के साथ साथ उसका इंचार्ज रहा हूँ और उस दरमियान ऐसे बहुत से ऐसी समस्याएं को केस स्टडीज के रूप में मैंने अध्ययन किया है जो हर एक डिसिप्लिन, हर एक सब्जेक्ट का रहा है। आज उम्मीद है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो अपना थीसिस पीएचडी का कार्य शुरू कर रहे हैं या पीएचडी को आगे लिखना चाह रहे हैं या जिनका शोध प्रबंध जमा हो रहा है। उसके साथ साथ ऐसे सहायक प्राध्यापक हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, जिनका किताब है प्लेजरिज्म पर, कुछ रिसर्च पेपर है जो प्लेजरिज्म के कारण मामला फंसता है, इन सबके सबको एक बहुत बेहतर लाभ भी मिलेगा और इस वीडियोस के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयास किया है। तो मैं अब वो आपके समक्ष मैं कुछ स्लाइड्स को शेयर कर रहा हूँ। उस स्लाइड्स के बाद में शेयर करने को प्लान बहुत सी चीजों को आपको धीरे धीरे जानकारी दिया जाएगा। ये बात प्लेजरिज्म इश्यूज एंड चैलेंजेस। आप लोग हमारे इस वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं या यूट्यूब पर जाकर पिंटू कुमार एमयू लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये वीडियो खुल जाएगा। प्लेजरिज्म इश्यूज एंड चैलेंजेस। इस लेक्चर्स के माध्यम से जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन फॉर द रिसर्च एथिक्स एंड ओरिजिनलिटी। बहुत बड़ा सवाल है कि हम रिसर्च की ओरिजिनलिटी को कैसे मेंटेन करें। जो कट कॉपी पेस्ट और लोगों को दूसरे का मटेरियल्स को अपने नाम से छपवा लेना एक बहुत बड़ा टेंडेंसी है इंडिया में। इसलिए ग्लोबल रैंकिंग में देखा जाए या क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर के मामले में नंबर ऑफ रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा इंडिया में होने के बावजूद भी हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो होना चाहिए रैंकिंग, वो बहुत पीछे है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए। यूजीसी गाइडलाइन एंड प्लेजरिज्म पॉलिसीज क्या है इसके संदर्भ में, एकेडमिक मिसकंडक्ट एंड लेवल ऑफ पेनाल्टी क्या है, इनफ्लिबनेट जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जिसको कहते हैं, एंड ईटीडी डेटा इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन जो डेटा है जिसको मेटा डेटाबेस कहते हैं। थीसिस एंड डिसर्टेशन क्या होता है और रिसर्च डिजाइन एंड कोर एरिया ऑफ प्लेजरिज्म क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्लेजरिज्म क्या है। इतनी बातों को हम लोग इस लेक्चर के दरमियान में चर्चा करेंगे और ये बातें करेंगे। ये एक मेरा सिंपल सा इंट्रैक्शन है। मेरे गुरुजी भी रहे हैं और उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह साहब। उनके साथ जब मेरा पर्सनल इंट्रैक्शन हुआ था तो कुछ उन बातों को, उन पॉइंट को रखा था कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ एकेडमिक और इन्हांसमेंट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को और मोटिवेशंस, स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट्स इंट्रैक्शंस, इस तरह का कैसे हम एक अच्छा हायर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ें। प्लेजरिज्म है क्या? Let us come on these definitions and talk about detail about this plagiarism. It is defined as the practice of directly copying and then presenting researches, published and unpublished ideas or work. ये क्या, एक प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्टली कॉपिंग एंड देन प्रेजेंटिंग रिसर्चेज, जो रिसर्च को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड आइडियाज और वर्ड और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट एट्रीब्यूशन। अगर आप किसी का, उनका एट्रीब्यूट जो उनका योगदान है उनको एक्नॉलेज नहीं करते या उनसे परमिशन नहीं लेते और उसी चीज को अपने न्यू आइडियाज के रूप में प्रेजेंट करना है ना, एन ओरिजिनल रादर देन ड्राइव फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग सोर्स, तो वो प्लेजरिज्म आता है।
किसी भी मटेरियल्स को बिना उनके परमिशन से, बिना उनके अनुमति दिए, बिना उनके एक्नॉलेज किए हुए कोई भी ऐसा ऑडियो वीडियो, चाहे रिटन टेक्सचुअल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने अपने पर्पज से यूज करते हैं तो वो प्लेजरिज्म का पार्ट आता है। Plagiarism is the most frequent offense under the academic code of conduct because of the lack of proper information and acknowledgement। बहुत से लोगों के बारे में, प्लेजरिज्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत कुछ ऐसे हैं जो अपने टेक्स्ट में, थीसिस में, रिसर्च पेपर्स में, कोई भी रिसर्च आउटपुट में बहुत सी उन बातों को अपने हिसाब से लिखते हैं, और वही उनको जानकारी के भी अभाव में बहुत सा प्लेजरिज्म की समस्या या प्लेजरिज्म की समस्या, प्लेजरिज्म पॉलिसी को वायलेट करते हैं। इसलिए जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर रिसर्चर्स ये भी देखते हैं कि किसी टेक्स्ट का कॉपी किए और उस टेक्स्ट में कौन क्या सोर्सेज दिया उसको रेफरेंस दे देते हैं। इसलिए रिसर्चर को बचना चाहिए हमेशा रेफरेंस देते समय उसकी ऑथेंटिक जो सोर्स है उसी को रेफरेंस में दिया जाता है। बाकी और भी टेक्निक है, उसको उपाय किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्लेजरिज्म के बारे में है। एकेडमिक ऑनेस्टी पॉलिसी के अंतर्गत ये हम लोग देखते हैं कि इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैंडिडेट मस्ट एट लीस्ट बी अवेयर दैट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो भी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैंडिडेट मस्ट एट लीस्ट be aware that forms of intellectual and creative expression. For examples, work of literature, art and music must be respected and are normally protected by law. जो भी पब्लिश होता है मटेरियल्स वो कॉपीराइट्स के दायरे में आता है। अगर कॉपीराइट्स का कोई वायलेशन होता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत वो दावा कर सकता है। एकेडमिक जो ऑनेस्टी की पॉलिसी है बिल्कुल एक उसी तरीके से है जैसे क्रिमिनल केसेस हैं किसी क्राइम करने पर, उसी प्रकार से एकेडमिक वर्ल्ड में भी अगर आप कॉपीराइट्स का उल्लंघन करते हैं तो वो प्लेजराइज्ड माना जाएगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत भी उस पर बहुत से क्राइम, उस पर बहुत से केसेस और ये होते हैं। वही in understanding the concept of intellectual property, candidate must at least be aware that forms of intellectual and creative expression must be respected and are normally be protected by law। यूजीसी गाइडलाइन क्या कहता है प्लेजरिज्म के लिए? द यूजीसी नोटिफिकेशन मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल एंड पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009-2016 में जो बना था उसको बाद में लेटर ऑन इट हैज टू बी मॉडिफाइड इन 2016 ऑन 5 मई 2016 मैंडेट द सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन बाय रिसर्चर्स इन द यूनिवर्सिटी विदाउट एन एम टू फैसिलिटेट ओपन एक्सेस टू इंडियन thesis and dissertations to the academic community worldwide। उसी समय ये प्रोविजंस हो गया था कि उसके एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश करना है जिसके अंतर्गत हम लोग सीडी वगैरह में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से यूनिवर्सिटीज में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा कि कोई सीडी है उसकी चेक नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटीज लेवल पर उसको बहुत से बचाने का प्रयास होता था और किसी तरीके से खाना पूर्ति की समस्या, इस तरह के बहुत से शिकायत जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिल रहे थे। तो अंत में उसी को लेटेस्ट 2018 में उस पॉलिसीज को थोड़ा मॉडिफाई किया गया एंड आफ्टर फॉलोइंग द लेटेस्ट यूजीसी रेगुलेशन जिसका नाम दिया गया प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2018। इस रेगुलेशन में यह नेसेसरी किया गया कि इट इज नेसेसरी टू अटैच 1 पेज ऑफ प्लेजरिज्म रिपोर्ट along with the everything। जो 2009 में आया था रेगुलेशन उसको 2016 में मॉडिफाई करके ये कहा गया कि उसमें थोड़ा आप इलेक्ट्रॉनिक जो वर्जन्स उसको देना है जो सीडी वगैरह के फॉर्म में जाता था, लेकिन उसमें भी बहुत सी समस्या आने लगा। तब 2018 में जो प्रिवेंशन ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन जो मॉडिफाई किया गया, यूजीसी का लेटेस्ट रेगुलेशन आया, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि इट इज नेसेसरी टू अटैच 1 पेज, उसमें प्लेजरिज्म रिपोर्ट एक पेज जो समरी रिपोर्ट होता है उसको अटैच करना जरूरी है बिफोर द अवार्ड ऑफ एनी पीएचडी थीसिस। बिफोर द अवार्ड ऑफ मतलब ये कहीं भी या तो सबमिशन करते हुए, प्री सबमिशन करते हुए या इवैल्यूएशन एग्जामिनर के पास, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास इवैल्यूएशन करने के पहले या उससे किसी भी स्टेज
तक में ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट को जमा करना है बिफोर अवार्ड होने के, तो आपको उसी के आधार पर अवार्ड होगा। इस रेगुलेशन में स्पष्ट क्लियर किया गया, और जिसके अंतर्गत अगर कोई प्लेजरिज्म पॉलिसीज या नॉर्म्स को वायलेट करता है तो उसके लिए भी एक पनिशमेंट दिया गया, जिसको पेनाल्टी कहते हैं, प्लेजरिज्म पेनाल्टी। इसमें स्टूडेंट्स, रिसर्चर एंड फैकल्टी मेंबर्स शुड नॉट एनी एकेडमिक मिसकंडक्ट बाय द थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन एनी मैनर। ये पूरी तरीके से पहले भी बैन था, परंतु इस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो प्लेजरिज्म टेस्ट जिसको कहते हैं, उसके तरफ से स्पष्ट किया गया कि किसी भी कंडीशंस में हम एकेडमिक मिसकंडक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी चोरी को किसी भी स्थिति में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फॉर द एबव कॉज देयर आर फॉलोइंग ऑफ द प्रोविजंस फॉर द पनिशमेंट और पेनाल्टी। लेवल 1 में अगर कोई 10 से 40% तक का प्लेजरिज्म किसी थीसिस में पाया जाता है तो द थीसिस शैल हैव टू विथड्रॉ एंड नॉट अलाउड टू पब्लिश फॉर 1 ईयर। उस थीसिस को पुनः रिसर्चर को वापस लेना होगा और 1 साल तक वो पब्लिश नहीं होगा। अगर लेवल 2 दिया गया जिसमें 40 से 60% के बीच में अगर प्लेजरिज्म आपके थीसिस में आता है तो बैन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ 2 ईयर्स एंड डिडक्शन इन 1 एनुअल इंक्रीमेंट। तो ये थीसिस को 2 सालों तक जमा करने या पब्लिकेशन करने पर बैन रहेगा, और आपका एक एनुअल, जो सुपरवाइजर है जो शोध करवा रहे हैं उनके ऊपर भी ये पनिशमेंट दिया गया कि उनको एक एनुअल उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। तो एक बड़ा एक चीजें हैं इसमें कि सिर्फ इसमें रिसर्च स्कॉलर या शोधार्थी को ही पनिशमेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उनके गाइड, सुपरवाइजर जो प्रोफेसर हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, उनके ऊपर भी ये पनिशमेंट लागू किया गया ताकि आप किसी चीज को सुपरविजन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस पर आप अपने को प्रमोशंस पा रहे हैं, उपलब्धि पा रहे हैं, इंक्रीमेंट पा रहे हैं, तो वो चीज जब अगर सही नहीं करा पा रहे हैं तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन। इसी को लेवल 3 में कहा गया कि यदि कोई थीसिस मोर देन 60% से ज्यादा पाया जाता है तो उसको 3 सालों तक नहीं पब्लिश अलाउ किया जाएगा पब्लिश होने के लिए, और 2 इंक्रीमेंट जो उनके सुपरवाइजर को काट लिया जाएगा, और 3 साल तक किसी भी तरह का उनको पीजी, पीएचडी, एमफिल की कोई भी सुपरविजन का वर्क नहीं दिया जाएगा। ये लेवल ऑफ पेनाल्टी जो लगाया गया, इससे बहुत ज्यादा थीसिस को लेकर लोगों में एक चिंता हुई, और इसी के आधार पर बहुत से ऐसे जो प्रोफेसर हैं जो वाइस चांसलर बने, बहुत अच्छे अच्छे पद पर गए, उनके ऊपर इस की नॉर्म्स को वायलेशंस करने के कारण बहुत सी कार्रवाई भी हुई है, और उनको वाइस चांसलर पद से लेकर कई जगह पर प्रोफेसर और कई जगह उनको सोशल एंड इथिकल वायलेशंस के साथ साथ उनको बहुत ज्यादा समस्या पद के साथ साथ गंवाना पड़ा। तो ये चीजें, अब आते हैं कि ये होता कैसे है। ये एक कंट्रोल होता है इनफ्लिबनेट के माध्यम से। इनफ्लिबनेट क्या है? इनफ्लिबनेट एक इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ऑफ इंडिया है, जो आईयूसी है ना, जो गवर्नमेंट यूजीसी के तहत से ये फैसिलिटेट किया गया है, जिसका सेंटर है गुजरात में, अहमदाबाद। प्लेटफॉर्म द डेटा विच ऑर्कुन, और बहुत से वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है जिसको ओरिजिनल करके अब आया है, पहले उर्कुन टाइप का था, जिसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य है दे आर प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंडियन थीसिस डिसर्टेशन टू ओपन एक्सेस एंड वर्ल्ड वाइड एकेडमिक कम्युनिटी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर भारतीय थीसिस को और डिसर्टेशन को ओपन एक्सेस में प्रोवाइड करना कि इसकी किस तरह का आउटपुट और क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, जिससे नए जनरेशन के साथ साथ नए शोधार्थी के साथ साथ पॉलिसी प्लानर भी उसका एडवांटेजेस ले सके। Setting of ETD, Electronic Thesis Dissertation Laboratory in Eligible University। इसके तहत में इनफ्लिबनेट के तहत में बहुत से विश्वविद्यालय एमओयू करते हैं। एमओयू के तहत में वो अपने रिसोर्सेज मटेरियल को, जो उनका एकेडमिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो सारे, चाहे उनके यहाँ के प्रोफेसर्स का किताब हो, मैगजीन हो, जर्नल्स हो, रिसर्च पेपर हो, या थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, सिनॉप्सिस हो, उन सभी उस एमओयू के तहत में उस शोध गंगा जिसको कहते हैं, बहुत से इसके इनफ्लिबनेट की तरफ से बहुत से ऐसे सेवाएं दिए जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लिए। उसमें से एक शोध गंगा है जिस पर ये काम होता है, उसके प्लेटफॉर्म पर शेयर करना,
ताकि वही प्लेटफॉर्म आपके मिल कर करके एक वर्चुअल लाइब्रेरी बनाता है, और उस लाइब्रेरी में आपको जब कोई थीसिस देते हैं तो वो मेटा डेटा बन जाता है, और मेटा डेटा के बेस में वो आप सारे फिल्टर होकर वो आता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ से लिया गया। बहुत से रिसर्च स्कॉलर ये सोचते हैं ना कि बस मेरा यहाँ से चेक करा दीजिए सर, किसी तरीके ऐसा चेक कराइए कि कम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आप समझेंगे। थर्ड, एक्सटेंडिंग एक्सेस टू एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन द मेंबर्स यूनिवर्सिटी। और जो एमओयू करते हैं, जो विश्वविद्यालय संस्थान या विभाग या जो भी सेंटर है, उस सेंटर के तहत में उनके एंटी प्लेजरिज्म और रिसोर्स मटेरियल को आगे बढ़ाना, फंड प्रोवाइड करना डिजिटाइजेशन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका मटेरियल्स मेटा डेटा तैयार हो सके इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के ऊपर, जिसको वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं, जो ई रिसोर्स का बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। तो ऐसे मतलब देश भर में इस चीज़ों को प्रोवाइड करें। अब चलते हैं थीसिस एंड डिसर्टेशन होता क्या है। इट इज़ ए रिच एंड यूनिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत यूनिक है क्योंकि रिसर्च और थीसिस वो अपना एक यूनिक, अपना एक आउटपुट है, अपना एक पर्टिकुलर रिसर्च है या ऑथेंटिकेशन ऑफ वर्क है। ये अपने कामों की जो कार्य किए हैं उसकी प्रामाणिकता है। कॉपी राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यह कॉपी राइट्स है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो किसी व्यक्ति किसी संस्थान के हित के लिए वो अपने किए गए उस मेहनत का प्रतिफल है, जिसके ऊपर बहुत से गवर्नमेंट अपना फंड, बहुत से लैब लेबोरेटरी और डेवलप किया गया। रेफरेंस पब्लिकेशन है, यह रेफरेंस पब्लिकेशन है जिसका बहुत कई बार दूसरे भी सोर्सेज में यूज होता है, चाहे वो प्रोजेक्ट के मामले में हो चाहे किसी भी मामले में। इस प्रकार से देखें तो हायर एजुकेशन बॉडी, तो रिसर्च डिजाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन क्या है, तो देखिए ये एरिया है जहां पर प्लेजरिज्म को हम लोग देखते हैं, परंतु इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट करते हैं। देखिए इस फिगर के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया कि प्लेजरिज्म है क्या। हमारे पास बहुत से सोर्स, हम बहुत सूट बूट में है ना, लेकिन हमारे पास माइंड अप्लाई नहीं कर रहे लिखने के लिए। हम कभी कंप्यूटर से देख रहे हैं, किताब से देख रहे हैं, बहुत सा नोट्स देख रहे हैं, बहुत सा रिसर्च पेपर देख रहे हैं, और उसको मिल करके एक थीसिस को हमने तैयार किया। तो यही प्लेजरिज्म है। बट we have to neglect all these things and apply your sense of understanding, your sense of your languages। आप अपने सेंस का, अपना ओरिजिनल वर्क को अगर माइंड को लगाएंगे तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। बिल्कुल इस चीज को आप देखेंगे, मैंने उसको गूगल से वो फिगर्स को लिया है। रिसर्च में प्लेजरिज्म में होता क्या है, बहुत से रिसर्च स्कॉलर ने मुझसे ये भी सवाल किया, और जो भी, कि सर कौन से पार्ट प्लेजरिज्म में आता है। तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कौन कौन से पार्ट आपके प्लेजरिज्म में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट हो गया और कीवर्ड, ये आपका बिल्कुल प्लेजरिज्म में आएगा। और आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, जो आप थीसिस का परिचय लिखते हैं, उद्देश्य है, परिकल्पना है जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जो डेटा को आप एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, समरी लिखते हैं, और ऑब्जर्वेशंस जो है, और साथ ही साथ शोध का निष्कर्ष, और रिकमेंडेशंस एंड रेफरेंसेस, जो आपने रिकमेंडेशन दिया है उसका, और रेफरेंसेस। इस प्रकार से इतना टोटल आइडिया जो है वो पूरे, इतना जो आप थीसिस का पार्ट है वो प्लेजरिज्म का पार्ट में आता है। बहुत से लास्ट में जो आपका लिखा रहता है रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी वगैरह, उसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं। आखिर इसी रेफरेंसेस के आधार पर ही तो 10% को दिया गया है। तो इस प्रकार से आता है। प्लेजरिज्म है क्या, फॉर्म्स ऑफ प्लेजरिज्म बहुत सा होते हैं। डाउनलोडिंग ए फ्री रिसर्च पेपर, वो भी प्लेजरिज्म है। बाइंग ए पेपर फ्रॉम द फ्री रिसर्च पेपर, कहीं से पेपर को डाउनलोड करना, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके लिखना, कोई भी जो है वर्ड है उससे लेस देन कॉपी करके लिखना, बहुत ज़्यादा में शॉर्ट वे में लिखना, चेंजिंग सम वर्ड एंड कॉपिंग द होल फ्रेज, कुछ फ्रेज से वर्ड को चेंज करके लिखना, है ना। उसके बाद फेकिंग ए साइटेशन, साइटेशंस हो गया, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, किसी चीज को पैराफ्रेजिंग विदाउट एट्रीब्यूशन, ये सभी चीज फॉर्म्स ऑफ प्लेजरिज्म में आता है।
इसलिए प्लेजरिज्म को बचना चाहिए, किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करके, समराइज करके, पैराफ्रेजिंग करके, या उसी चीज़ को सेंटेंस को चेंज करके, या साइट ट्विकिंग, गलत साइटेशन करने के से आपको बचना चाहिए। Sources of information for authentication of dissertations में है टेक्स्ट एंड रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, इसको बढ़िया से रखना है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा आपका अगर कहीं से भी है तो प्लेजरिज्म का उस इश्यूज नहीं है। सेकेंडरी डेटा अगर आप कहीं से यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करना चाहिए ताकि वो प्लेजरिज्म में कोई भी मैथ एंड डायग्राम दे रहे हैं तो। लिटरेचर सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, प्रॉब्लम्स, कोटेशन, साइटेशंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक स्लाइड्स दिया है। ये शोध गंगा है जो आपका रिसेंट ट्रेंड के बारे में बता रहा है, कितना थीसिस अपलोड हुआ। ये मैंने मगध यूनिवर्सिटी का केस स्टडी के बारे में बात किया और विगत 3-4 सालों में कितने थीसिस को किया है, कितना प्लेजराइज हुआ है और कितना क्लीन हुआ। बहुत से मगध विश्वविद्यालय में मंथली अवेयरनेस कैंपेन रखा गया था, उसी का ये पार्ट है। और इस प्रकार से बहुत से पैसा देकर छपवाने के कारण, तो मेरा बिल्कुल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें प्लेजरिज्म जैसे इशू से बचना चाहिए और बेहतर तरीके से अपना अच्छे आउटपुट दे रिसर्च में, इसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए। मैंने नेक्स्ट वीडियोस में ये शेयर किया है कि कौन कौन से प्लेजरिज्म का इश्यूज हैं और कैसे हम प्लेजरिज्म से बचाव करना चाहिए, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म है ना, हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म व्हाइल राइटिंग आवर थीसिस। तो उसके ऊपर हमारा ये विचार रहेगा। तो बस मैं यहाँ अपने विचारों को यहाँ रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग बेहतर करेंगे। ठीक है, ओके।